2 3 5 6 7 8 होगा। ओके, ये नॉट इक्वल टू हो गया ना। हाँ, एंड उसके बाद सारे जो भी एक एक सिंगल सिंगल वाले, और ओके खत्म हो गया क्या? और कंडीशनल ऑपरेटर, ये है लॉजिकल, हाँ लॉजिकल और जो होता है। उसके बाद वी हैव कंडीशनल ऑपरेटर, और ये इसके नीचे कंटिन्यूड ही है। 9 10 11 12 और लास्ट में 13th, देन 14th जो है वो होगा 14th है। ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स जितने भी इक्वल टू के साथ लगे हुए होते हैं ना, वो सारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। ये बेसिकली सी प्लस प्लस शॉर्ट हैंड्स होते हैं, ये भी करेंगे हम लोग कल, बट अभी के लिए ये लिस्ट नोट कर लो। ठीक है, ओके। इसमें क्या है कि लिस्ट जो है प्रेसिडेंस वाइज है सारी। ये ना एक 14, मतलब ये सब एक ही लाइन में है जितने भी है ना यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। और जो लास्ट में 15th आता है दैट इज द कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर भी हम कल करेंगे। ठीक है। ये पूरी प्रेसिडेंस ऑर्डर की लिस्ट है, इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, और इसको लिख के रखो। आई विल ऑल्सो क्लिक अ फोटो एंड सेंड इट ऑन द ग्रुप। ओके, इसमें क्या करना है तुमको कि एसोसिएटिविटी भी इसके साथ है। ठीक है, रिसर्च सेल यूएसआईसीटी। कल हम क्या करेंगे, कल हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इस लिस्ट के ऊपर ही, एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस के ऊपर। ठीक है, उससे तुम लोगों को काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये वाले क्वेश्चंस जितने भी आते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और इस लिस्ट से सब क्लियर हो जाएगा। ओके। यहाँ पर जो था मैं इसकी बात कर रहा था, ये वाला जो होता है ना, इसकी एसोसिएटिविटी अगर तुम लोग इमेज पे देखोगे तो दैट इज राइट टू लेफ्ट। और बाकी सब में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 जितने भी होते हैं दैट इज लेफ्ट टू राइट। मतलब जब इनका एक्सप्रेशन लिखा होता है कि ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई डी, ऐसे, तो इसमें अगर ये सारे जैसे एक लाइन वाले हैं, तो इनमें क्या होता है, आपको सिर्फ यहां से यहां पढ़ने की जरूरत है। मतलब इफ प्रेसिडेंस आर सेम, अगर प्रेसिडेंस सेम होता है, जैसे कौन सा बताएं, ये वाला ले लो। या फिर, और फिर साथ में प्लस है और बी दिस टू है, तो उसमें क्या होता है कि आपको लेफ्ट टू राइट दिखना होता है, यहाँ से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये वाले ऑपरेटर्स आते हैं, प्लस प्लस ए, फिर प्लस प्लस बी, और आपने क्या देखो, इसमें क्या है कि हमने जैसे सर्कल आउट किया इसको, ठीक है, इन दोनों को सर्कल आउट किया। अब हमको बताना है कि कौन सा वाला पहले होगा, कौन सा वाला कैलकुलेट होगा पहले। प्लस प्लस ए कैलकुलेट होगा, प्लस 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 बी कैलकुलेट होगा। कौन सा वाला पहले कैलकुलेट होगा, तो हमेशा राइट टू लेफ्ट देखते हैं इसमें। ठीक है, पहले ये कैलकुलेट होता है, उसके बाद ये वाला कैलकुलेट होगा, एंड देन वील ऐड इट। अदरवाइज, सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे तुम लोग देखोगे, जैसे अगर मैं ये लिख देता हूँ, तो इसमें सबसे पहले ये कैलकुलेट होता है, फिर ये कैलकुलेट होता है, देन यू ऐड बोथ ऑफ देम। ओके, तो अगर ए की वैल्यू 10 है, और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ 11 आएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। 12 + 11 = 23, ये वैल्यू आएगी इसकी। ओके, एनीवे वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट नाउ। सब लोग आ गए ना यहाँ पर? हाँ भैया, काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, वेरी गुड। सो हम लोग यहाँ पर थे कल।
टाइम, फाइंडिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको कल हमने क्या क्या रिवाइज किया था एक बारी हम लोग देख लेते हैं। कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं था रिवाइज जैसे तो। सो एल्गोरिदम की पहले तो हमने डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। एल्गोरिदम की डेफिनेशन देखी थी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। और कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए, और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए उसको, अदरवाइज दैट्स नॉट एन एल्गोरिथम। देन वी वेंट थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम। इट शुड टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट टाइम, फाइनाइट टाइम के बाद टर्मिनेट होना चाहिए। सेकंड, एटलीस्ट वन आउटपुट तो निकलेगा ही निकलेगा, बट इट शुड टेक जीरो और मोर इनपुट्स। एंड फोर्थ, इट शुड बी डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब था कि अगर मैं इनपुट दे रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि आउटपुट क्या आएगा उसका, ठीक है। इट शुड नॉट बी अ रैंडम समथिंग कि पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ जा रहा है, ठीक है। और स्टेप्स रिक्वायर्ड, फिर हमने स्टेप्स रिक्वायर्ड किया था कि जब भी एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं तो एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए तुमको कोई स्पेशली अपना अलग से दिमाग नहीं लगाना होता। यू डोंट इवन हैव टू यूज योर ब्रेन फ्रॉम स्क्रैच। तुम लोग कहीं से भी तुम लोग शुरू करते हो प्रोसेस सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन से। प्रॉब्लम डेफिनेशन मींस तुमको अपना पूरा क्लियर होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे अगर तुम लोग अभी एसीएम का वो करोगे ना, आईसीपीसी वाला कोड शेफ या हैकर वगैरह, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ओके। और उसमें तुमको करना होता है कि कैसे करें। तो सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन ऊपर लिखी होगी। प्रॉब्लम डेफिनेशन में यू हैव नोइंग द प्रॉब्लम क्लियरली फॉर एवरी इनपुट यू शुड नोट द आउटपुट। मतलब हर इनपुट को ट्राई कर करके देखो कि आउटपुट क्या आता है। उसके बाद डिजाइन द एल्गोरिथम। डिजाइन एल्गोरिथम में भी आपको कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ऑलरेडी एल्गोरिथम्स बनी हुई हैं, कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, बस इसमें थोड़ा सा अपना तरफ से मतलब इनपुट आउटपुट का डिफरेंस होता है, एंड दैट्स इट, ठीक है। थोड़ा सा ट्विक करो। अगर कोई ग्राफ की प्रॉब्लम आई तो फटाफट ग्रीडी टेक्निक पे चले जाओ, ठीक है। अगर तुम्हारे पास मर्ज सॉर्ट या सॉर्टिंग की प्रॉब्लम आई तो फटाफट डिवाइड एंड कॉन्कर पे चले गए, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्सिटीज जिसमें 2 की पावर n जा रही है, काफी हाई पावर कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब काफी बड़ा प्रोग्राम काफी ज्यादा टाइम ले रहा है, तो तुम डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हो। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर, थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। तो ये सारी, और बैक ट्रैकिंग एंड देन ब्रूट फोर्स इज लाइक रैंडम। सो ये ऑलरेडी एल्गोरिथम्स बनी होती हैं, इनमें से करना होता है। देन वी वेंट थ्रू, उसके बाद तुम अपना फ्लो चार्ट बनाओ। एल्गोरिथम एक बार तुमने डिसाइड कर लिया, अच्छा मैं ग्रीडी टेक्निक यूज करने वाला हूँ डिवाइड एंड कॉन्कर, फिर तुम अपना फ्लो चार्ट बनाओ कि तुम्हारा फ्लो दिखेगा कैसे। एक बार वो बन जाए उसको टेस्ट करो बाउंड्री कंडीशंस पर। देन इम्प्लीमेंट। नाउ देयर कम्स योर लैंग्वेज पार्ट, कौन सी लैंग्वेज से इम्प्लीमेंट करना है। आफ्टर दैट यू डू द एनालिसिस कि जो तुमने बनाया है, एल्गोरिदम डिजाइन की है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन से भी पहले हम एल्गोरिदम को डिजाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन तुमको पहले बैठ के कोड लिखना पड़ेगा, कंप्लीटली कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग बैठ के भी अपने हाथ से कोड लिख सकते हो, ठीक है। और उसमें तुम डिसाइड कर सकते हो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, विच विल बी डिस्कसिंग टुडे, ओके। नेक्स्ट ऑलराइट। सो ठीक है, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हम लोग यहाँ पर थे हाउ टू फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ओके। सो कल मैंने बताया था राइट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिफाइन करते हैं, याद है किसी को? कंपाइल टाइम प्लस रन टाइम। बिल्कुल ठीक, कंपाइल टाइम प्लस रन टाइम होता है, ओके। कंपाइल टाइम क्या होता है, किसकी प्रॉपर्टी होती है कंपाइल टाइम? कंपाइलर सॉफ्टवेयर की। राइट। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? सीपीयू। सीपीयू की, दैट मींस हार्डवेयर की, ओके। ये सॉफ्टवेयर की। तो यानी बेसिकली 2 थिंग्स पे डिपेंड कर रहा है, एक तो तुम्हारा लैंग्वेज ऑफ कंपाइलर और एक टाइप ऑफ हार्डवेयर। कंपाइलर एंड द थिंग इज टाइप ऑफ हार्डवेयर। यहां तक हमने कल किया था। उसके बाद अब हम आगे करेंगे ए पोस्टेरी एंड ए प्रायरी एनालिसिस। ए पोस्टेरी ए प्रायरी एनालिसिस कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। इसमें ये होता है कि
आपका एक तो होता है कि आपका एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट टाइम निकल जाए, ठीक है, बिल्कुल मतलब नैनो सेकेंड्स, 0.10 प्लेसेस तक मेरे पास पता है कि इस एल्गोरिथम को इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। वो होता है एग्जैक्ट आंसर, जिसमें ए पोस्टीरियर एनालिसिस कहते हैं। यानी इसका जैसे, अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि जब मैं बोलूं लिखने को तब लिखना, ठीक है। जब मैं नहीं बोलूं लिखने को तब मत लिखना। डू नॉट राइट। कभी कभी मैं रफ वर्क भी कर रहा होता हूँ साइड में, पर उसको मत लिखना। जो भी मैं कहूंगा वो नोट डाउन करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो लिखना हूं, दैट यू हैव टू नोट डाउन। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज डिपेंडेंट ऑन लैंग्वेज of compiler and the type of hardware। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन लैंग्वेज एंड कंपाइलर। मतलब जितनी भी फिजिकल चीजें हैं ना, उसका सॉफ्टवेयर कैसा है, तुम्हारा प्रोसेसर कैसा है, तुम्हारा पीसी कैसा है, अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, वो 10 फैक्टर्स पे डिपेंड करके जो एनालिसिस निकलती है वो उसको कहते हैं ए पोस्टेरियर एनालिसिस, ठीक है। ए प्रायरी एनालिसिस होता है विच इज नॉट डिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट। It is independent on the language of compiler and type of hardware। और यही बेसिकली ए प्रायरी होती है जिसको हम प्रेफर करते हैं सारी जगह, सारे इंडस्ट्रीज में। ये रिलेटिव होता है, ये एब्सोल्यूट होता है। क्यों, मैं बताता हूँ कैसे। पॉइंट नंबर 2, नोट डाउन, इट विल गिव एग्जैक्ट आंसर। इसमें पॉइंट नंबर 2, इट विल गिव अप्रोक्सीमेट आंसर। ठीक है। सो ये जो है एग्जैक्ट आंसर देगा, मतलब क्योंकि तुम्हारे पास तुमको पता है कि तुम्हारा कंपाइलर कौन सा है, तुम्हारे हार्डवेयर में कितने डिफेक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स कितनी है, क्या कितनी स्पीड पे चलता है, कितना अच्छा है कितना नहीं है, तो वो एग्जैक्ट आंसर निकालेगा। इसमें क्या है, तुमको कुछ पता नहीं होता कि तुम्हारा कंपाइलर कौन सा, तुम्हारा हार्डवेयर क्या है, कंप्लीटली लॉजिक बेस्ड होता है ये, ठीक है। और ये अप्रोक्सीमेट आंसर देता है। ओके, देन पॉइंट नंबर 3, सिस्टम टू सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी विल चेंज, इसलिए इसको रिलेटिव बोला गया है। पॉइंट नंबर 3 इसमें आएगा, सिस्टम टू सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी इज सेम एवरीवेयर। इज सेम एवरीवेयर। ओके, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट सिंपल सी बात है, क्योंकि ये पूरा डिवाइस को देखता है, तुम्हारी लैंग्वेज को देखता है, एग्जैक्ट आंसर निकालता है, तो ये एक्चुअली टारगेट्स द प्रोसेसर। इसका मेन टारगेट होता है प्रोसेसर। इस एनालिसिस का प्रोसेसर पे बेसिकली सब कुछ डिपेंड करता है। इसमें जो होता है टारगेट होता है लॉजिक, प्रोग्रामर्स लॉजिक, कि प्रोग्रामर कितना अच्छा है। अच्छा, अब ये होता है कि अब ए पोस्टेरियर एनालिसिस जो है, हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इस एनालिसिस के थ्रू हम लोग टाइम करना कम करना चाहें, ए पोस्टेरियर एनालिसिस के थ्रू करना चाहें कम, तो होगा क्या कि सबसे पहले तो हमको हर चीज का एक तो देखना पड़ेगा कि हर चीज का टाइम नोट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम उसको बेटर करना चाहेंगे तो व्हाट विल हैव टू फोकस ऑन इज द हार्डवेयर कंपोनेंट। जितना हार्डवेयर हम बेटर करते जाएंगे उतनी हमारी एनालिसिस बेटर होती जाएगी। सबसे बेस्ट हार्डवेयर कहाँ मिलता है, सुपर कंप्यूटर में, ठीक है। सुपर कंप्यूटर में सबसे फास्ट रिस्क RAC, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कहते हैं उनको, ठीक है।
उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा फास्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट कैलकुलेशन आ जाएगी। मुश्किल से मुश्किल जो जितनी बड़ी से बड़ी एल्गोरिथम्स होंगी, या फिर किसी बेवकूफ से बेवकूफ प्रोग्रामर ने भी वो एल्गोरिथम लिखेगी ना, वो भी मिली नैनो सेकेंड्स के अंदर, पिको सेकेंड्स के अंदर खत्म हो चुकी होगी। ठीक है, इसमें हम लोग, लेकिन इसमें क्या होता है प्रॉब्लम, खर्चा। सुपर कंप्यूटर कौन खरीदेगा, है ना। अब मोबाइल फोन तो 12,000 का ही है, लेना है अगर किसी को, अगर कोई आईफोन लेता है दैट्स अ डिफरेंट केस। बट आईफोन भी कौन से चलते हैं, वो भी टिकते नहीं है, वो भी रुकते रहते हैं बार बार, राइट। सो तो उसमें क्या करोगे फिर, उस केस में क्या करोगे, इतना पैसा नहीं है कि सुपर कंप्यूटर खरीद सके। तो उसमें तुम लोग फोकस कर सकते हो अपने लॉजिक पे, कि जो तुम प्रोग्राम बना रहे हो दैट हैज टू बी, you have to be cautious enough that it takes the minimum time complexity possible। ठीक है, जितना मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतना फायदा। और एक्चुअली अगर तुमने किसी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करके दिखा दी ना, तो तुम्हारा एक रिसर्च पेपर बन गया ऐसे ही। लेकिन यही तो सबसे मुश्किल काम यही होता है कि एक नई एल्गोरिथम निकालना, दैट टेक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वे लेस देन द प्रीवियसली डिसाइडेड। और ऐसी बहुत सारी एल्गोरिथम्स है जिनकी जो पावर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की पावर है, वो लाइक टू द पावर एन में जाती है। कि अगर n इज द नंबर ऑफ इनपुट्स तुमने डाले हैं, तो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n टू द पावर n में आएगी। अगर 5 है तो 5 टू द पावर 5 में, अगर 6 इनपुट डालें तो 6 टू द पावर, अगर 1000 इनपुट डालें तो 1000 टू द पावर 1000 नैनो सेकेंड्स या वट। ठीक है, इस रेंज में आती है वैल्यू। सो ये रफ वर्क मत लिखना। ओके, सो इसलिए यू कैन जस्ट ऐड ऑन टू दिस, एक स्टेटमेंट ऐड कर लो। Everyone cannot buy a supercomputer, but everyone can write super algorithm, because obviously everyone has brain। Software industry follows कौन सी analysis? A priori। बिल्कुल ठीक है। और एल्गोरिथम का बेसिक मोटिव यही होता है कि कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा काम हो जाए, लॉजिकल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, नॉट नॉट बेस्ड ऑन हार्डवेयर। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जिनको सी समझ नहीं आता है, या जिन्होंने हल्का फुल्का कोड तो दिखा ही होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, वही सब है, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, उसमें क्या करना है, अब तुमको कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग एग्जांपल्स करते हैं कुछ। उसके बाद जब एग्जांपल्स हो जाएंगे देन विल डिस्कस अबाउट द कि हम कर क्या रहे थे, अगर कर रहे थे तो भी। तो बताओ, जैसे मेन का फंक्शन है, इसको कितना टाइम लगता है चलने में? ये तो एरर नहीं है हाँ, एरर बोलो बोलो बोलो। इनिशियलाइज नहीं। कांस्टेंट टाइम लगता है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक। कांस्टेंट टाइम मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, वो हमको पता है कि चलेगी ही चलेगी, और ये भी हमको पता है कि रुकेगी ही रुकेगी, है ना, क्योंकि सेमीकोलन एक सिंपल स्टेटमेंट है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। और हमको पता है कि कांस्टेंट टाइम पर ही चलेगी, मतलब इसको तुम 2 नैनो सेकेंड मान लो, 3 नैनो सेकेंड, 1 पिको सेकेंड, जितना मानना है मान लो, बट हम उसको कांस्टेंट टाइम ही बोलेंगे, राइट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इनपुट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कांस्टेंट टाइम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओ ऑफ 1 से। बिग ओ क्या है, क्यों है, अभी मत पूछो, ठीक है, वो सब बाद में पूछना। बस इसके अंदर वाली चीज याद रखना, अगर कांस्टेंट है तो वो 1 होगी। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इनपुट पे डिपेंड कर रही है, अगर नंबर ऑफ इनपुट पे डिपेंड कर रही है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ओ एन। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ओ एन है या एन स्क्वायर है या एन क्यूब है। ओके, वो अभी हम देखते हैं नीचे करते करते, चलते चलते। ठीक है, तो यहाँ पे इतना तो समझ आ गया कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो O1 की होगी, मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अगर आपके एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 है, तो दिस इज द बेस्ट एल्गोरिथम दैट यू कैन फाइंड। ठीक है, बट द पॉइंट इज, इस एल्गोरिथम में काम भी तो जरा सा ही हो रहा है ना, बड़े बड़े काम भी करने हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारे पास, इसमें बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है। बिग O ऑफ n। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट की क्या होगी, O1 फर्स्ट स्टेटमेंट की, ये वाला स्टेटमेंट जो है O1 O1 होगी, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये वाला जो स्टेटमेंट होगा ये कितनी बार चलेगा,
n times. n टाइम चलेगा ना 1 से लेके n, क्योंकि लूप लगा हुआ है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है पूरे प्रोग्राम में जो चीज मैक्सिमम टाइम ले रही है उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे। इसमें अगर तुम ऐड करो 1 स्टेटमेंट एंड 2 स्टेटमेंट को, तो O1 प्लस ON विच इज ऑल्सो इक्वल टू ON। हम लोग हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं इसमें। ठीक है, ओके, इसमें आ जाओ। इसमें आ जाओ। O ऑफ 1 फर्स्ट स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट कितना लेगी? O of n. O ऑफ n। अच्छा, ये वाला लूप देखो, इसमें क्या है, फॉर के अंदर फॉर है, मतलब 2 लूप लगे हुए हैं। ठीक है, तो यानी इसमें क्या होगा कि जब i जो है वो 1 होगा तो j जो है दैट विल ट्रेवल फ्रॉम 1 टू लेके n तक, है ना, मतलब n टाइम्स चलेगा। जब i2 होगा तब j n टाइम्स चलेगा, जब i3 होगा तब j n टाइम्स चलेगा, है ना, और आगे चलते चलते जब in होगा j तब भी n टाइम्स चलेगा। तो टोटल कितना चल गया? n raised to power n। n square. n कैसे? अगर अगर एक में मतलब n टाइम्स चल रहा है तो क्या होगा, n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n, n टाइम्स कितना हो गया? n इंटू n हो गया ना, विच इज n स्क्वायर। ठीक है, सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n स्क्वायर, सॉरी O ऑफ n स्क्वायर। तो नेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूरे इसकी मेथड की हो गई O ऑफ n स्क्वायर। अच्छा, नोट करना है, तुम लोग नोट कर सकते हो इसको, कर लिया तो आई कैन मूव ऑन। किसी को प्रॉब्लम है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दो। एक तो पता है, बिंदास होके पूछा करो, यहाँ पर ये क्लास नहीं है, मतलब आई डोंट वांट टू मेक इट एज अ क्लास। जिसको कोई भी डाउट कहीं भी है, नहीं समझ आ रहा है तो बोल दो नहीं समझ आ रहा। ठीक है, लेकिन यू नीड टू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड एक चीज कि अगर नहीं समझ आ रहा है तो आई वांट टू नो कि क्या समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम किसी के पास जाओगे और तुम कहोगे कि यार मुझे मैथ समझ नहीं आती, तो वो क्या कहेगा तुमसे? ठीक है, लेकिन अगर तुम कहोगे कि यार मुझे मैथ्स के अंदर ना ट्रिग्नोमेट्री का ना ये वाला फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है, तो वो सामने वाला हेल्प करने के लिए तैयार होगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ जाके कहोगे मैथ्स नहीं समझ आ रही, तो वो भी सोचेगा छोड़ो क्यों मदद करनी, राइट। तो कभी ये मत कहो कि मुझे एल्गोरिदम समझ नहीं आ रही है, ऑलवेज से कि मुझे एल्गोरिदम में ये वाला पार्ट नहीं समझ आ रहा है। भैया इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? O n स्क्वायर। फिर हमें O1 वगैरह नहीं लिखेंगे इसमें? नहीं, क्यों? क्योंकि ये सब देखो 1 2 3 स्टेटमेंट 4 5 6 7 8, हर स्टेटमेंट का खर्चा होता है ना। इसके स्टेटमेंट का खर्चा कितना है? 1। इस स्टेटमेंट का खर्चा कितना है? वो दोनों मतलब स्टेटमेंट मिला के n होगा अराउंड। इस स्टेटमेंट यहां से लेके यहां तक का खर्चा कितना आएगा तुम्हारा? n स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसमें 1 यहाँ पे कंसिडर किया, यहाँ पे n, यहाँ पे n स्क्वायर। तो होता क्या है कि तुमको ना n हो गया नंबर ऑफ इनपुट्स, राइट। n जो है डिपेंडेंट है तुम्हारे नंबर ऑफ इनपुट पे, कि तुम कितने इनपुट डालते हो। अगर तुम इनपुट डाल रहे हो एक, चलो ठीक है, मैं अगर n और n की वैल्यूज, n और n स्क्वायर की वैल्यूज को कंपेयर करूं, अगर मैंने 1 डाला तो ठीक है, कंपेरेबल है 1। ठीक है, अगर मैंने 2 डाला तो ये 4 चला जाता है, अगर मैंने 5 डाला तो ये 25 चला जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर मैं इसमें डालूं 2 की पावर 10, इनपुट है यहाँ पे 2 की पावर 10, ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 20, राइट। अब 2 की पावर 10 और 2 की पावर 20 ये बहुत बड़ा है ना। तो जब हम इसको कंसिडर करते हैं ना, तो इसकी वैल्यू मैटर नहीं करती। ठीक है, और क्योंकि इसकी वैल्यू मैटर नहीं करती, इसलिए हम जो लोअर ऑर्डर टर्म्स होते हैं उसको हम कंसिडर नहीं करते। द हाईएस्ट ऑर्डर इज, जो भी तुमको हाईएस्ट ऑर्डर पूरी एल्गोरिथम में मिल जाए, दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट एल्गोरिथम। ठीक है, इसका अगर एक्चुअल फंक्शन बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा कि n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 ऐसे करके, लेकिन हम लोग इसको कहेंगे बिग O ऑफ n स्क्वायर, बिकॉज वी ओनली केयर अबाउट दिस पार्ट, बिकॉज दिस इज टेकिंग द मैक्सिमम टाइम।
और वो क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो भी ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में ले रहा है, n स्क्वायर में ले रहा है, ठीक है। तो अगर मैं, और हमारे इनपुट्स हमेशा बड़े ही कंसिडर करते हैं, हम ये छोटे इनपुट से काम नहीं चलाते। हम लोग लेते हैं 2 की पावर 20 इनपुट्स होने चाहिए, या 2 की पावर 10 इनपुट्स होने चाहिए। ऐसे इनपुट्स होंगे, उसके बाद तुम कंपेयर करो कि तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, ठीक है। ओके, वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बताओ, दिस इज अ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप भी पता है ना क्या करता है व्हाइल लूप? बता दो ये। व्हाइल लूप क्या है? वो भी फॉर लूप की तरह ही होता है, ठीक है। व्हाइल मतलब जब तक, इंग्लिश में व्हाइल होता है ना, हिंदी मतलब जब तक आई जो है वो ग्रेटर देन, वो लेस देन एन है या इक्वल टू लेस देन एन है, तब तक ये चीज चलाओ, ठीक है। जैसी ही कंडीशन फॉल्स हो गई, ये चीज रुक जाएगी। ओके, सो इसमें तुम लोग देखो, जैसे आई की वैल्यू स्टार्ट हुई 1 से, अब 1 है, आगे चला आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 हो गया। आई प्लस 1 का मतलब ये 2 हो गया, ठीक है। जो भी बाकी जो भी टर्म कैलकुलेट हुई, डजंट मैटर, ठीक है। उसके बाद दोबारा, अब ये दोबारा वैल्यू चेक करेगा, दोबारा इसने चेक करा, इसने देखा आई की वैल्यू जो है वो n से लेस है, 2 लेस है n से, हाँ होगा, मतलब अगर मैं n को 5 मान लूँ तो है, ठीक है, आगे चलो। फिर दोबारा आई प्लस 1 हो जाएगा यहाँ, मतलब आई प्लस 1 कर दिया। फिर दोबारा चेक करेगा क्या वो 5 से छोटा है, बिल्कुल है, फिर आगे चलो, 4 हो गया प्लस 1 करके। फिर वो 4 दोबारा 5 से चेक करेगा, फिर वो 5 से चेक करेगा, देखेगा फॉल्स कंडीशन है, फिर वो आगे जाए, मतलब ट्रू कंडीशन है तो आगे जाएगा, फिर वो आई प्लस 1 होके 5 हो जाएगा। फिर 5 से चेक करेगा, वो कहेगा कि हाँ ट्रू है तो फिर आगे जाएगा, आगे जाके 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। फिर जब 6 के बाद वापस आएगा तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, ओके। तो तब वैल्यू तुम्हारी 6 हो गई अराउंड। तो ये बिल्कुल फॉर लूप ही है, बस ये n टाइम चल रहा है, ठीक है। n प्लस 1 टाइम चल रहा है टू बी एग्जैक्ट, बट ऑर्डर ऑफ n टाइम चल रहा है, ठीक है। तो जिसने कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ n बोली, तो इसमें भी ओ ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी ही होगी। अब क्या करते हैं, अब कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं इसमें। जो तुमने स्टेटमेंट लिखी है ना, लिख लिया ना कि नहीं लिखा सबने ये वाला प्रोग्राम? लिख लिया ओके, भाई। इसमें क्या करना है तुमको, जो मैंने जहाँ पे स्टार लगा रखा है ना, आई प्लस 1 है ना, उसकी एक्सप्रेशन को चेंज करते रहेंगे हम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आई इक्वल्स टू आई प्लस ए कर देते हैं, मतलब नॉट इन फैक्ट आई प्लस ए, मैं क्या करता हूँ इसको आई इक्वल्स टू आई प्लस 2 कर दो, ठीक है। हर बार जो है, जो स्टार की वैल्यू है दैट इज आई प्लस 2, तो हर बार जो है वो 2 प्लस होगा। अब बताओ कितनी बार चलेगा? यहाँ पे तो चलो n टाइम्स चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बताओ कितनी बार चलेगा? n times. आई प्लस 2 करने के बाद फोर भी ऑफ चला के n देखें। by 2 n/2 नहीं चलना चाहिए। हाँ, फोर n by ऑफ 2 n चलेगा, ठीक है। मैं कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ टाइम्स पूछ रहा हूँ तुमसे, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स की लूप चलेगा कितना? ओके, नंबर ऑफ टाइम्स कितना चलेगा ये? n/2 चलेगा। कैसे? वन सेकेंड, हम यहीं पे देख सकते हैं, राइट। आई जो है तुम्हारा 1 शुरू है, फिर 1 से शुरू है, उसके बाद वो चेक करेगा। अब जैसे मैं अगर n को 6 ले लेता हूँ, तो 1 पहले है, 1 के बाद क्या हुआ, आई प्लस 2 हो जाएगा, दैट बिकम्स 3। फिर 3 चेक करेगा क्या वो 6 का है, नहीं। फिर आई बिकम्स 3 प्लस 2 5, 5 चेक करेगा क्या वो 6 तक, 6 से छोटा है, नहीं, अभी भी मतलब ट्रू कंडीशन है, तो 5 प्लस 7 हो जाएगा, 7 चेक करेगा, हाँ है। तो इसमें क्या हुआ, ये 6 बार नहीं चला, ठीक है। ये 6 बार नहीं चला, ये सिर्फ 3 बार या एट मोस्ट n/2 प्लस 1 4 बार चला, तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n/2 होगी। सिमिलरली अगर मैं इसको करूँ आई प्लस 3 कर दूं, तो क्या होगा, कितनी बार चलेगा? n/3, ठीक है ना। सो अगर इन जनरलाइज करूं इस चीज को, अगर मैं आई प्लस ए करता हूं तो दिस विल रन n/a टाइम्स, बट
n बाय ए का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर निकालोगे तो इट इज सेम एज n। क्यों? क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हम लोग कॉन्स्टेंट्स को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। 2n, 3n, n/2, n/4, कितना भी ले लो, कॉन्स्टेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड इनसाइड दिस। अगर ये n लिखा है तो इसका एक्चुअल मतलब है n/1, दैट्स इट। इधर इट्स 1 और इट्स n और एनी पावर ऑफ n, उसके अलावा नहीं, ठीक है। या फिर कोई ऐसा 2 की पावर n है या फिर n की पावर n है, ऐसा चल जाएगा, ओके। नेक्स्ट चेंज जो करना है इसमें, तुम लोग क्या करो, i की वैल्यू जो है, अब i की वैल्यू को चेंज करके i प्लस n/2 कर दो। अब बताओ, अब बताओ। एक ही बार चलेगा लूप तो? एक ही बार चलेगा कैसे? दूसरी बार में फॉल्स नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ठीक। तो सेम फॉर, पता है यहाँ पे नोटिस करो तो बिल्कुल सेम चल रहा है। जैसे यहाँ पे n/a किया ना, यहाँ पे तुम वो भी कर दो n/n/2 विच इज इक्वल टू 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। सिंपल, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ पूरे ए एल्गो में। एक्चुअली यहाँ पे ही टाइम लगाना मेरे को, भले ही आसान कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे टाइम लगाना। इसका बताओ, इस पूरे दोनों स्टेटमेंट का कंबाइंड। बताओ कोई ओ है? एन ही होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन। ओ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हमने प्लस किया तो आई प्लस 200 तो यहाँ हो गया, उसके बाद दोबारा कैलकुलेट हो गया तो टोटल मिला के आई प्लस 500 हो गया, मतलब 500 बार बढ़ रहा है आई, राइट? तो आई प्लस 500 हो गया, तो यानी n/500 विच इज ऑल्सो इक्वल टू ओ ऑफ n, ठीक है। ओके, क्या करें, ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब फटाफट एक एक एग्जाम्पल है, ये वाला बताओ। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें वाइल लूप जो है वो n से शुरू होगा i और वो 1 तक जाएगा, और कितना पोस्ट पे डिक्रीमेंट हो रहा है? एक एक टाइम पे डिक्रीमेंट हो रहा है। तो यू कैन इजीली से दैट दिस इज बिग O ऑफ n, ठीक है, क्योंकि ये n टाइम से चलेगा, उससे ज्यादा चलेगा नहीं। अब यहीं पे तुम लोग क्या करो, अब इसको फिर स्टेटमेंट्स को चेंज करो, ठीक है। i को मैंने अगर लिखा i माइनस a, मतलब where a is anything, it can be I equals to I minus 2, I equals to I minus 3, I equals to I minus 500, कुछ भी होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा ये n/a विच इज इक्वल टू O ऑफ n, ओके। एक और वेरिएशन अगर देखोगे तो इसी में ही वैल्यू को चेंज करके ही करो। I equals to I minus 20, I equals to I minus 30, I equals to I plus 135। इसमें बताओ, यहाँ पे कितना आएगा? एटी फाइव। गुड, 85 आ जाएगा। भले ही कुछ भी हो, इट इज स्टिल ओके। O N, क्या? big O of n. अच्छा, मतलब आई जो है वो आई प्लस 85 हो रहा है ना? तो बिग O ऑफ n होना चाहिए। जरा प्रोग्राम पढ़ना। तो इसमें, हाँ, प्रोग्राम में इसमें इंफिनिटी इनफाइनाइट तक लूप ही। चल जाएगा तो एल्गोरिदम नहीं बनेगी। बिल्कुल ठीक। इनफाइनाइट लूप का मतलब दिस इज नॉट एन एल्गोरिथम, ठीक है, क्योंकि आई जो है वो 1 की तरफ बढ़ना चाहिए। यहाँ पे आई जो है वो प्लस होता जा रहा है, यहाँ पे आई डिक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने ओ एन लगाया हुआ है यहाँ पर।
यहाँ पे क्योंकि ये प्लस हो गया तो इसलिए वो इनफाइनाइट जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब एल्गोरिदम सही नहीं है, वो नहीं चलेगी। ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस पे आ जाओ। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आई जो है ना वो कैसे बढ़ रहा है जरा देखना, डबल हो रहा है हर बार, है ना। तो अगर मान लो आई 1 है तो नेक्स्ट स्टेप पे कितना हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 8, यानी अगर 1 है उसके बाद हो गया 2 की पावर 1, फिर हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, राइट। एंड कहीं पे जाकर ये समथिंग मान लो आफ्टर के टाइम्स, लेट्स से आफ्टर के आइट्रेशंस, इसको आइट्रेशन बोलते हैं। आफ्टर के आइट्रेशन इट बिकम्स 2 की पावर k, ठीक है। अगर आफ्टर 1 आइट्रेशन 2 की पावर 1 है तो आफ्टर के आइट्रेशन 2 की पावर k हो गया। और क्योंकि ये n तक जा रहा है तो वी कैन राइट एज कि उस टाइम पर क्या होगा, कंडीशन जब फॉल्स हो रही होगी 2 की पावर k विल बी इक्वल टू n, राइट। जब 2 की पावर k विल बी इक्वल टू n, अब जरा इसको सॉल्व करो तो k की वैल्यू क्या हो गई, log of n to the base 2, करेक्ट। तो क्योंकि ये log of n to the base 2 है तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी दिस विल बी O of log n। ओके, यूजुअली अगर तुम कॉर्मन बुक वगैरह जो पढ़ोगे ना, जो एक्चुअली एल्गोरिथम्स की बुक है, तो उसमें log of base 2 ऐसे ना लिख के log base 2 ना लिख के lg n लिख देते हैं, ठीक है। तो विच इज अंडरस्टूड एट इट इज बेस 2, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो log of n हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत फास्ट गिर रहा है, बहुत ही ज्यादा फास्ट, लॉगरिथमिक स्केल से नीचे गिर रहा है, ठीक है, जो नंबर ऑफ आइटरेशंस है। ओके, अगर इसमें यानी अगर i की वैल्यू जो है, अगर n की वैल्यू में 8 रखूंगा तो वो 3 स्टेप पे खत्म, ठीक है। और अगर n की वैल्यू में 16 रखूंगा तो 4 स्टेप पे खत्म। n की वैल्यू में अगर 1024 रखूंगा तो वो 10 स्टेप्स में खत्म हो गई। तो यानी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफी छोटी हो चुकी है ओ एन की कंपैरिजन में, जिसमें अगर 1024 होता तो उसको 1024 टाइम्स लगते। ओके, विल गो टू द नेक्स्ट वन। अब इसमें बताओ, इसमें वही चीज है, मतलब आई का फाइनल स्टेटमेंट बता दो क्या होगा। I equal to I into 350। आई इंटू 350, एग्जैक्टली। तो इससे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाती है, अब क्या हो रहा है, अब Log देखो आई 1 है, हाँ, अब क्या हो रहा है, उसके बाद 350 हो जाएगी, उसके बाद 350 की पावर 2, फिर 350 की पावर 3, ऐसे करते करते कुछ आएगा 350 की पावर k विच इज इक्वल टू n। तो k की वैल्यू हो जाएगी log of n टू द बेस 350, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी O of log of n टू द बेस 350। ओके, अब ये चीज, एक चीज मत करना, ठीक है, एक चीज मत करना कि यहाँ पे log of n टू द बेस 350 है, ठीक है, तो विच इज ऑल्सो इक्वल टू log of n टू द बेस 2, तो इसको O of log n लिख दिया, क्योंकि बहुतों की आदत होती है, ऐसा मत करके आना, ठीक है। इट्स वेरी डिफरेंट, दोनों की स्किल्स बहुत डिफरेंट है, ठीक है। एक चीज जो इसमें सिमिलर हो सकती है वो है, अच्छा हाँ, पता है, तुम लोग लिख सकते हो, पता है क्यों, राइट, यू कैन राइट इट लाइक अ log of n, क्यों, आई विल एक्सप्लेन इट हाउ। ये जो 350 है विच इज ऑल्सो इक्वल टू O of log n, कैसे बताता हूँ। जब तुम लोग, वो दूसरे में होता है एक्चुअली, जब पावर भी जाते हैं ना तब हम लोग चेंज नहीं करते हैं, इसमें हम कर सकते हैं कैसे, log of n to the base 350 can also be written as log of n to the base 2 upon log of 350 to the base 2। और जब log of 350 to the base 2 क्या होता है, is a constant, और कांस्टेंट को हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट एज log of n। ओके,
So, इस एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट बिकम्स O ऑफ log n। समझ आया? किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो अभी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। ये वाला बताओ। इसमें क्या हो रहा है कि जो n है वैल्यू n है, लेकिन हर बार क्या हो रहा है, डिवाइड होता जा रहा है बाई 2 से। n बाई 2 इधर हो गया, फिर आगे जाके n बाई 2 का भी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू n बाई 4। फिर आगे जाके n बाई 8 हो जाएगा, फिर n बाई 16 हो जाएगा एंड सो ऑन। मतलब आगे जाके कहीं n बाई 2 दी पावर k हो जाएगा, राइट। और जब n बाई 2 दी पावर k होता है, दैट हैज टू बी, कंडीशन को फॉल्स होने के लिए उसको 1 होना पड़ेगा। जब i मतलब इक्वल टू 1 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ पर। तो दैट मीन्स n अपॉन 2 की पावर k को 1 होना पड़ेगा। दिस implies n equals to 2 की पावर k। दिस implies k equals to log of n। तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O of log n। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि अगर तुम्हारा n जो है वो 64 मान लो, तो अगले स्टेप में हो जाएगा 32, उसके बाद 60, उसके बाद 4 2 सॉरी 16 के बाद 8, फिर 4, फिर 2, फिर, ठीक है। वो log n की स्पीड से गिर रहा है। ओके, तो दैट्स व्हाई द कॉम्प्लेक्सिटी इज log n। नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला बताओ, इसमें क्या होगा। log base 7n। log base 7n। हाँ ठीक है, log b 7n हो जाएगा विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज Lego log n। log log of base 2, 2 log base 2। हाँ log ठीक है, इसको log, या अलग से लिखो तो इसको log b 7n। ओके, तो चलो काफी क्लियर हो तुम लोग तो इन कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। अभी एग्जांपल्स आते जाएंगे बहुत सारे, ठीक है, तो करते भैया जाएंगे। हाँ भैया जो हम जनरली log base 2n पे लेते हैं। कन्वेंशनली हम लोग log base 2 लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो क्योंकि 2 से ना कंप्यूटर को प्यार होता है, बाइनरी भी 2 में है, ट्री भी 2 बनता है, बाइनरी हीप्स एंड सब चीज बाइनरी में जाता है, राइट। तो यूजुअली हम लोग हर चीज को 2 ले जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ले सकते हो उसको, दैट इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। बस ये नोटेशन है जो क्रिएट कर दिया आगे जाके कन्वीनियंस के लिए, और कुछ नहीं। क्योंकि हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता ना वो log 7 है या फिर log 4 है, नहीं फर्क पड़ता। हम लोग उसको एक ही ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा। log of this will be log of n to the base 2 upon log of 4 to the base 2, so this become constant, we can take it। जब एक से काम चल रहा है तो क्यों हम अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज निकालें, राइट। सो इसलिए ओके भैया। ओके, ऑलराइट। सो इसमें निकालो फटाफट। यहाँ पे क्या हो रहा है, शायद थोड़ा सा ऊपर कर दो क्या, या हाँ, इसमें देखो n है, डिवाइडेड बाय 2 है, डिवाइड बाय 7 है, डिवाइड बाय 5 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 है। तो आई थिंक इसका कुछ हो जाएगा i बाय 7, राइट, i बाय 7, और बाद लास्ट में +2 - 3 ऐसा कुछ हो रहा है ना। सो क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है तो अब इसका क्या करेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि जो +2 और -3 है ना, उसका मैटर नहीं है कोई, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नेग्लिजिबल स्टेप्स हैं। इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 बढ़ने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। 2 या 3 कांस्टेंट बढ़ रही, ये सिर्फ कांस्टेंट बढ़ रहा है, राइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉम्प्लेक्सिटी पर। लेकिन यहाँ पर जो है i बाय 7 हो रहा है, ठीक है, तो उससे जरूर फर्क पड़ेगा, n to the base 7, ठीक है, विच विल लीड यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O of log n। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, हो गया, नोट कर लिया। हाँ दोबारा बताएं। अच्छा, तुमने प्रीवियस वाली कैसे करी थी?
प्रीवियस वाली पहले भैया डिवाइड वाली की मल्टीप्लाई। हाँ, अब तुम लोगों ने डिवाइड डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, सब कुछ इवैल्यूएट करके जो है 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, 7 बचा, ठीक है ना, आई इक्वल टू 7 आई बचा। ओके, यहाँ पे तुमने फटाफट निकाल लिया। अब यहाँ पे 7 आई है, क्योंकि हम अभी करते ही आ रहे हैं, तो ये जो आई जो है वो 7 की टेबल से बढ़ रहा है। पहले 7 है, फिर 7 की पावर 2 हो गया, फिर 7 की पावर 3 हो गया, फिर 7 की पावर 4 हो गया, 7 की पावर 5 हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, उससे क्या हो गया, तुमने 7 की पावर k पे n लगा दिया, और k इक्वल्स टू log ऑफ n टू द बेस 7। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर आओगे, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी वही देखो, जब हम मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे हैं, तो पहले क्या हुआ देखो, आई की वैल्यू जो है डिवाइडेड बाई 2 हुई, फिर उसके बाद क्या किया, उसको भी 7 से डिवाइड कर दिया, फिर उसको 5 से और डिवाइड कर दिया, फिर उसको क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब ये तो इवेंचुअली वो बन जाएगा ना 7 5 to 30। हाँ ठीक है, तो आई बाई 7 ही बन जाएगा फाइनली। ठीक है, उसके बाद क्या किया तुमने, +2 कर दिया और -3 कर दिया, है ना, तुमने आई, फिर लास्ट में जो लास्ट टर्म आई उसमें +2 -3 किया। तो +2 -3 से क्या ही फर्क पड़ता है ना, अगर मैं 10,000 इनपुट है मेरा और उसमें मैंने 2 माइनस कर दिया तो क्या फर्क पड़ गया, नहीं ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैंने उसे 7 से डिवाइड कर दिया तो बहुत फर्क पड़ गया। तो इसलिए क्या है कि हमने इसको लिया ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। हम लोग एल्गोरिथम्स में ना प्रिसाइज कैलकुलेशन पे विश्वास नहीं रखते हैं, हम लोग लाइक बहुत ज्यादा प्रिसीजन में नहीं घुसते हैं, वरना फिर वही ए पोस्टीरियर एनालिसिस हो जाएगा। दिस इज ए प्रायोरी एनालिसिस। ठीक है, लॉजिक पे बेस से रखोगे और अप्रोक्सीमेशन पे चलते हैं, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है हमको। ठीक है, हम नैनो सेकंड पिको सेकंड जान के क्या कर लेंगे, कंपटीशन करेंगे, और तेरा तो 11 नैनो सेकंड पे है, मेरा तो 12 नैनो सेकंड पे, नहीं ना, क्या फर्क पड़ता है उससे। हाँ, लेकिन अगर कुछ बड़ा डिफरेंस है कि यार तेरा जो है O1 कॉम्प्लेक्सिटी पे चल रहा है और मेरा जो है वो ON स्क्वायर पे चल रहा है, नाउ दैट्स समथिंग टू बी इम्प्रूव्ड ऑन। ओके, सो इसलिए 2 3 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम यहीं पे ही ये जितना डिवीजन वाला है उसको उठाते हैं और बस आगे कैलकुलेट करते हो। और यहाँ पे भैया कोई बड़ी वैल्यू होती है तो प्लस माइनस में हाँ, कितनी भी बड़ी ले लो, कांस्टेंट ही है वो। क्यों, देखो कभी नेगेटिव अगर, वैल्यू होता है हाँ, प्लस अगर तुमने देखो यहाँ पे मान लो 20,000 ले ली, ठीक है, तो n जो है वो मैं 1 लाख नहीं ले सकता या 10 लाख नहीं ले सकता, ले सकता हूँ ना, उसके कंपैरिजन में तो 20,000 छोटा हो गया। ठीक है, तो n की वैल्यू पता है जितनी बड़ी हो सकती है उतनी बड़ी उठा लो और फिर चेक करो क्या वो चीज नेग्लिजिबल हो गई तुम्हारे लिए। अगर हाँ तो उसको हटा दो। लेकिन अगर मैं 10 लाख भी है ना, 10 लाख भी है और उसमें मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो भी सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। लेकिन अगर मैं इसमें 20,000 माइनस करूं तो इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। ठीक है, समझ गया भैया, ठीक है। ओके, ये वाला करो। इसमें क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 2 ली है, उसके बाद कुछ अनोखा ही हो गया। तो पहले 4 हो गई, पहले बताओ क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी कोई ढूंढ के बताओ। n स्क्वायर हो n स्क्वायर क्यों होगी कॉम्प्लेक्सिटी, n स्क्वायर टाइम लग रहा है इसको पहुंचने में। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब लूप को कितनी बार चलाना पड़ रहा है वो वैल्यू तक पहुंचने में। यहाँ पे कंडीशन क्या है, i इज लेस देन n है ना, तो जब जैसे ही वो n तक पहुंच जाएगा तुम्हारा काम खत्म। तो अगर n मेरा 5 है, अगर मेरा 5 है तो मतलब मुझे 25 बार चलाना पड़ेगा इस लूप को ताकि मेरी वैल्यू आ जाए। सोच के देखो, नहीं ना, आई थिंक एक ही बार में आ जाएगी, या हाँ बस एक बढ़ाना है और हो गया, 1 या 2 बार में एट मैक्स। अब बताओ क्या हो सकती है, सिंपल है, मतलब तरीका देखो, आई की वैल्यू देखते रहो कैसे चेंज हो रही है। हमेशा क्या किया करो, आई की वैल्यू देखा करो, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो पहले 2 है, ठीक है, दूसरी बार 4 हो जाएगी, उसके भैया बाद लॉग लॉग बेस आई पे एन लॉग बेस आई, ओके, उसका वो एन, तो log 2n ही लगभग है।
आई क्या है, आई थोड़ी आएगा कॉम्प्लेक्सिटी में, तुम आई लिखोगे? आई तो वेरिएबल है, वेरिएबल का तो क्या ही रोल, आई वो की तो पावर के इक्वल टू एन हो जाएगा ना हमारे इसमें, मतलब। हाँ तो इसमें देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आई की पावर के, ठीक है मैं बताता हूँ कैसे किया। 16 के बाद क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है किसी को पता है? 256 256 256 के बाद खैर छोड़ो, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब तुम इसको ध्यान से देखोगे ना, तो हो क्या रहा है, ये है 2 की पावर 1, चलो मान लिया। ये क्या है 2 की पावर 2, ये क्या है 2 की पावर 4 4 2 की पावर, 8 8 8 थोड़ा पैटर्न दिख रहा है कुछ? up to the power 16 2 की पावर 16, बिल्कुल ठीक। ये जो पावर है ना वो मल्टीप्लाई हो रही है 2 से हर बार, 2 की पावर 32। हाँ पर ये कैसे करोगे फिर तुम? भैया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ log n हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, लॉग ऑफ लॉग इन आएगी, बताते हैं कैसे। इसको तुम और ध्यान से देखो, ये 2 की पावर 1 है, ठीक है। ये 2 की पावर, एक्चुअली ये पता है क्या है, 2 की पावर 2 की पावर 0 है, और ये 2 की पावर 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 2 की पावर 5 है। लॉजिक बन रहा है, ठीक है। हाँ तो इसमें क्या किया, हाँ तो लास्ट में क्या होगा, अब ये देखो, ये फर्स्ट आइट्रेशन, मतलब फर्स्ट आइट्रेशन में ये हो गया, सेकंड आइट्रेशन में ये हो गया, 3 आइट्रेशन में ये हो गया, 4 में ये, 5 में यहाँ पर। तो यानी kth आइट्रेशन में क्या होगा, 2 की पावर 2 की पावर k हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो क्योंकि 2 की पावर 2 की पावर k हो गया, अब लास्ट में क्या करना है, n से मिला देना है। अब क्या करोगे, लॉग ले लो दोनों साइड, दोनों साइड लॉग लोगे तो, अगर मैंने लॉग 2 की पावर 2 की पावर k कर दिया और लॉग ऑफ n ले लिया, फिर क्या करोगे, ये जो पावर है ये बाहर आ जाएगी, तो दिस विल बिकम, so this will become as 2 की पावर k log of 2 equals to log of n, ठीक है। ये log of 2 to the base log of 2 है, तो ये 1 हो जाएगा। 2 की पावर k equals to log of n, और k equals to, दोबारा log ले लो दोनों साइड, जिसको थोड़ी लॉगरिथम्स में प्रॉब्लम है करने में, तो दोबारा log ले सकते हो, बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स। अब k हो जाएगा, k बाहर आ जाएगा, तो k equals to log of log n, ठीक है। दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, log of log n। अब ये तो और ही सिग्निफिकेंट हो गया, ये तो बहुत सिग्निफिकेंट हो गया डिफरेंस एज कंपेयर टू n और एज कंपेयर टू log n, राइट। ये मतलब और कम हो गई तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी, तुमने और अच्छा एल्गोरिथम बनाया। O1 से अभी भी खराब है लेकिन काफी बेटर रहेगी, क्योंकि तुम्हारा जो है वो पहली स्टेप में, जैसे अगर कितना ही बड़ा 256 तक जाना था, 4 स्टेप में खत्म, 3 स्टेप में, 3 इटरेशन हार्डली, है ना। उसके बाद तुमको कितने बड़े नंबर पे जाना है, फटाफट खत्म हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया ओ ऑफ लॉग है। ऐसे तुमको अपनी एल्गोरिथम्स जो है ना वो मिनिमाइज करनी है, ऑप्टिमाइज करने के लिए, मतलब जितनी कम कॉम्प्लेक्सिटी उतना बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई थिंक आई हैव नॉट रिटन इट कंप्लीटली, बट चलो ठीक है, लिखते हैं। अच्छा हाँ, नहीं इसमें क्या करते हैं, विल नॉट डू दैट, लेट्स गो टू द प्रीवियस एग्जांपल इटसेल्फ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टार लगाया, यहाँ स्टार लगाया, और इसको लिख दिया i इक्वल्स टू आई की पावर 12। अब करो सॉल्व। 12 बार लोग आ जाएगा भैया, लोग लास्ट में लोग हैं। तुमने करके देखा, पहले ये बताओ। अनश्योर होके बोलते नहीं, कभी भी अनश्योर मत होके बोला करो, हमेशा फर्स्ट बी श्योर। एक सीएस का रूल याद रख लो, बहुत गलतियां होने वाली है वरना। जैसे वो कैलकुलेट किया उससे वैसे कैलकुलेट करो।
भैया लॉग बेस 12 उसके अंदर लॉग एन। क्या आया? लॉग बेस 12 और लॉग इन। ठीक है, करेक्ट है। पता चला किसी को कैसे आया, या करके बताऊं? अगर मान लो आई वो की भी वैल्यू 2 सेम है। सेम एज लॉग बेस 2 ही तो होगा ना, या डिफरेंट होगा? अच्छा, यहाँ पे हाँ हाँ सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यू कैन सेम ही राइट इट एज होगा, ओके। लॉग लॉग इन, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बट वही है कि इसमें थोड़ा बेस का, क्योंकि मैंने क्वेश्चन स्पेसिफिकली दिया है, तो बेस मेंशन कर देना। ओके। अच्छा ये बताओ, आई की पावर 12 है। नाउ आई इक्वल्स टू 23। अब बताओ, इनिशियल वैल्यू जो है वो 23 है, इसमें 2 थी ना, यहाँ पे 23 है। इसको मैं मिटा दूं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम आएगी। नहीं, मुझे बेस स्पेसिफिक बताना है, मतलब राउंड ऑफ मत करना वो 2 वगैरह को। जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो ये मुझे स्पेसिफिक चाहिए। तो लॉग बेस 12 उसके अंदर लॉग बेस 23। बिल्कुल ठीक। ठीक है। थर्ड, आई इक्वल्स टू आई स्क्वायर और आई इक्वल्स टू आई क्यूब। अब बताओ, ये दोनों है स्टेटमेंट्स कंबाइंड में। लॉग 5 लॉग इन, मतलब लॉग बेस 5 लॉग इन। ओके, आई स्क्वायर है यहाँ पर, उसके बाद क्या किया, उसका होल क्यूब कर दिया, तो क्या ये i5 होता है? वो होल क्यूब नहीं करता। इसलिए मैंने कहा है अनश्योर मत हो, अनश्योर होके मत बोला करो। फर्स्ट कंफर्म, उसके बाद बोलो। ये हो जाएगा आई की पावर 6। लॉग 6 लॉग इन। हाँ, log 6 log n to the base 2। बेस 2 बोलना क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 2 ली है। अगर मैं यहीं पे वैल्यू 28 ले लूं, या तो फिर वही चीज log 6 log 28। ठीक है। ओके, अब ये बताओ, i इक्वल्स टू आई स्क्वायर, i इक्वल्स टू आई क्यूब, i इक्वल्स टू आई प्लस 2, i इक्वल्स टू आई इंटू 2। कंबाइंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट वाली भैया i-2 है, i की पावर -2। नहीं नहीं सॉरी, i की पावर 2 है, माइनस नहीं कहीं भी। लॉग बेस 6 लॉग 6 लॉग 2 इन। लॉग 2। अच्छा, तो ये मल्टीप्लिकेशन की छोड़ दिया तुम लोगों ने? कांस्टेंट है, डिवाइड होगा तो इफेक्ट नहीं डालेगा। हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना आई स्क्वायर जा रहा है, ये जो है आई की पावर 6 हो जाएगा, राइट? उसके बाद +2 है, और फिर बाद में मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया 2 से, तो आई की पावर 6 तुम्हारा, आई की पावर 6 और इंटू 2, डजेंट मैटर। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो तुम्हारा वैल्यू आ रही थी ना 2 की पावर के, यहाँ पे आई की पावर 6 आ रही, जैसे इधर आ जाओ, जैसे देखो, आई थिंक समझ तो आ ही गया होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर n, यहाँ पे हम लोग वेरिएशन देखा करो, मतलब आई की वैल्यूज देखो कि कैसे कैसे चेंज हो रही है। तो आई की पावर 6 है, तो आई की पावर 6 के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो पहले अगर 2 है तो 2 की पावर 6, फिर 2 की पावर 12, फिर 2 की पावर, ऐसे करके करते, मतलब बढ़ती जा रही है वो। ओके, मैंने सही लिखा है 12? 36 होना चाहिए था शायद। हाँ,
ठीक है, तो ऐसे करते करते मतलब 2 की पावर 6 की पावर 1, 2 की पावर 6 की पावर 2, 2 की पावर 6 की पावर 3, 2 की पावर 6 की पावर 4, अगर ये लिख रहा हूं मैं, ठीक है, और मुझे nth मतलब आगे तक जाना है, बहुत आगे ले लो कि 2 की पावर 6 की पावर 10,000 भी मान लो मेरा हो गया, तो उसमें मैं 2 मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा मुझे, राइट, या डिवाइड करके भी क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो जो जब पावर्स की बात आती है तो प्लस और मल्टीप्लाई को नेग्लेक्ट कर दिया करो, जब मल्टीप्लाई की बात आती है तो प्लस को नेग्लेक्ट कर दिया करो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है, मेरे को एक दूसरी मीटिंग अटेंड करनी है, थैंक ठीक है। यू हम लोग कुछ और एग्जांपल्स भी हैं वो कल करते हैं, ओके, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी।